हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था आप वेंडर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का क्लास जो है वो हम जानेंगे कि आप परचेज ऑर्डर कैसे बना सकते हैं और परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आपको कौन से सारे डिटेल्स जो है, बेसिक सेटिंग्स जो है आपको करना पड़ेगा। वो सारे डिटेल्स हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो परचेज ऑर्डर बेसिकली होता क्या है? परचेज ऑर्डर नॉर्मली हम जो हमारे वेंडर के साथ हमारा जो प्राइस फिक्स हुआ है या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हुआ है उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मटेरियल परचेज करने के लिए एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है हमको करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो सेटिंग्स। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, डिफाइन नंबर रेंजेस। तो यहाँ पे इंटरवल में क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर रेंज है, अगर आपको नया नंबर रेंज चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज एक नया इंटरवल जो है, जो नंबर रेंज है, हम TM ले लेते हैं टाटा मोटर्स के लिए और यहाँ पे नंबर रेंज जो है उसको तो यहाँ पे हमारा जो नया नंबर रेंज है वो यहाँ पे बन गया है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेटिंग है, यहाँ पे बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है डिफाइन स्क्रीन लेआउट एट डॉक्यूमेंट लेवल। तो यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड सिलेक्शन जो है काफ़ी सारे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फील्ड सिलेक्शन है वो है परचेज ऑर्डर के लिए NBF। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके एक नया जो हमारा फील्ड सिलेक्शन है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम सपोज दे देते हैं टाटा मोटर्स फील्ड सिलेक्शन, क्या ऑलरेडी है टाटा मोटर्स परचेज ऑर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ओके कर लेते हैं और इसको आप सिलेक्ट करने के बाद जब डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली सारे जो फील्ड सिलेक्शन है उसके सारे जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे आपने देखा था हमारा वेंडर सिलेक्शन में, और हमारा जब हमने PR बनाया था और जब तो उस टाइम में आपने देखा था कि कौन से फील्ड्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे परचेज ऑर्डर के लिए जो फील्ड ग्रुप्स हैं, यहाँ पे आपको कौन सा ग्रुप में कौन सा फील्ड्स आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शनल एंट्री है, और अगर आप यहाँ से अनचेक करते हैं सारे जो फील्ड्स हैं, इसको अगर अनचेक करते हैं तो ये हमारा जो फील्ड है तो वो फील्ड जो है आपको वहाँ पे हाइड होके आएगा, आपको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे सारे जो फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल करके हैं। तो हम यहाँ पे सपोज प्लांट जो है, प्लांट को हम रिक्वायर्ड एंट्री करते हैं और इसको हम ओके कर लेते हैं, बैक चले जाते हैं। तो आपका ये काम है, आप बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जाएं और उसके अंदर जाके हर फील्ड को चेक करें और कौन सा फील्ड मैंडेटरी है कौन सा फील्ड ऑप्शनल है वो चेक करने के बाद आपको जो भी ज़रूरी है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको बैक चले जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बैक टू IMG चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपको नया नंबर रेंज या फिर नया कोई फील्ड सेटिंग्स या फिर नया कोई फील्ड सिलेक्शन आपको यहाँ पे लेना है, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे नया जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज हम एक न्यू एंट्रीज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में सपोज हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स पीओ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के डिस्क्रिप्शन में ले लेते हैं टाटा मोटर्स पीओ ले लेते हैं, और आइटम इंटरवल जो है उसको हम 10 दे देते हैं, और नंबर रेंज इंटरनल जो है उसको हम टाटा मोटर्स जो हमने अभी बनाया उसको ले देते हैं, और हमारा जो एक्सटर्नल नंबर रेंज है उसको हम Z1 सपोज दे देते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल नंबर रेंज जो है उसको Z2 ले लेते हैं। वहाँ से अगर आपको चाहिए तो आप मैन्युअली वहाँ पे नंबर रेंज जो है आप अपने आप से एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है फील्ड सिलेक्शन का। तो हम फील्ड सिलेक्शन में अपना जो अभी हमने बनाया था टाटा मोटर्स पीओ इसको ले लेते हैं और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये लाइन आइटम जो है इसको ये लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाउड आइटम कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अलाउड आइटम कैटेगरीज जो है यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज ले लेते हैं, और न्यू एंट्री लेने के बाद यहाँ पे जो आइटम कैटेगरी है जैसे हमने दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे देखा था, यहाँ पे भी सेम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम कैटेगरीज मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी ज़रूरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। हम सपोज यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम आइटम कैटेगरी नेक्स्ट जो है उसको कंसाइनमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है उसको हम स्टॉक ट्रांसफर में ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है उसको हम थर्ड पार्टी में ले लेते हैं। अगर आपको कोई दूसरा वाला चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे सर्विस जो है उसको भी एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे ये वाला आइटम कैटेगरी का लाइन जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिंक परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप न्यू एंट्रीज में चले जाइए। न्यू एंट्रीज पे जाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो पीआर का डॉक्यूमेंट टाइप आपको यहाँ पे लेना है। तो पीआर के लिए हमने यहाँ पे जो टाटा मोटर्स का परचेज रिक्विजिशन टीएमपीआर बनाया है उसको हम ले लेते हैं, और यहाँ पे आइटम कैटेगरी जो है इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ले लेगा। और यहाँ पे पीओ का आइटम कैटेगरी भी हम ब्लैंक ले लेते हैं ताकि ये क्या होगा, ये हमारा भी जो है वो स्टैंडर्ड ले लेगा। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। सेम आपको क्या करना है, दूसरे टाइप का अगर आपको यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन के साथ यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप यहाँ पे दूसरा एंट्रीज भी कर सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। तो हम यहाँ पे इसको अभी के लिए रहने देते हैं, बाद में अगर हमको ज़रूरी पड़ेगा हम तो दूसरे टाइप का जो है उसका सेटिंग्स हम करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज पे चले जाते हैं, और यहाँ पे टॉलरेंस की जो है वो दो टाइप का होता है, एक पी प्राइस वेरिएंस के लिए परचेजिंग के लिए, और एक एसी होता है मैक्सिमम कैश डिस्काउंट डिडक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे पी सिलेक्ट कर लेते हैं। पी सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना कंपनी कोड दे देते हैं, और यहाँ पे दो टाइप का लिमिट है, एक लोअर का एक अपर का। तो लोअर लिमिट में यहाँ में एब्सोल्यूट भी है
तो एब्सोल्यूट में अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो वैल्यू के हिसाब से आपका चेक करेगा। तो हम नॉर्मली यहाँ पे परसेंटेज में ले लेते हैं, तो परसेंटेज में यहाँ पे चेक लिमिट कर लेते हैं और यहाँ पे एब्सोल्यूट में डू नॉट चेक पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट सपोज 10 ले लेते हैं और अपर लिमिट जो है उसको भी हम चेक लिमिट परसेंटेज में कर लेते हैं और यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तो नॉर्मली इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो पीओ का प्राइस जो है उससे अगर 10% ऊपर या नीचे उसके अंदर में अगर हमारा जो वेंडर है वो हमको इनवॉइस भेजता है तो हम उसको इनवॉइस में मतलब सपोज हम उसको आईआर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आता है, सपोज हमारा 100 रुपीज़ का प्राइस है, हमने पीओ पे डाला था और वेंडर जो हमको इनवॉइस भेजा है वो 112 या 115 रुपए का जो है इनवॉइस भेजा है, तो जब हम उसको सिस्टम में एंट्री करेंगे तो सिस्टम हमको या तो एरर या तो हमको वार्निंग दे सकता है कि ये आपका जो प्राइस है ये आपके लिमिट से बाहर है। तो हम उसके लिए यहाँ पे जो टॉलरेंस की है उसको सेट करते हैं। तो हम इसको अभी सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेटिंग्स है वो है टेक्स्ट फॉर परचेज ऑर्डर, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है डिफाइन टेक्स्ट टाइप फॉर हेडर टेक्स्ट, तो इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है टेबल आपका जो है वो क्रॉस क्लाइंट है, तो इसको ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑलरेडी टेक्स्ट है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे जैसे सीक्वेंस नंबर 1 में यहाँ पे हेडर टेक्स्ट है, नंबर 2 पे हेडर नोट है, नंबर 3 पे प्राइसिंग टाइप है, तो इसको आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है डिफाइन कॉपिंग रूल फॉर हेडर टेक्स्ट, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, अगर हम पीओ बना रहे हैं आरएफक्यू से या फिर पीआर से या फिर कॉन्ट्रैक्ट से, तो हम यहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट एज ए रेफरेंस लेना चाहते हैं ताकि हमारा जो हेडर टेक्स्ट है वहाँ से कॉपी हो जाए पीओ हेडर टेक्स्ट में कॉपी हो जाए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिंकेज में चेक करना पड़ेगा कौन सा हेडर टेक्स्ट आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम हेडर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिंकेजेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ऑलरेडी आरएफ की कोटेशन का हेडर टेक्स्ट है और परचेज ऑर्डर का हेडर टेक्स्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का हेडर टेक्स्ट है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी फिक्स करना चाहें, जैसे आपका आरएफ की कोटेशन का जो हेडर टेक्स्ट है अगर उसको आप फिक्स करना चाहें तो यहाँ पे अगर आप फिक्स करेंगे उसको तो आपका जो परचेज ऑर्डर पे ये आरएफ क्यू या फिर कोटेशन का जो हेडर है वही टेक्स्ट वहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। तो अगर आप परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो परचेज ऑर्डर का जो हेडर टेक्स्ट है वही आएगा हमारे परचेज ऑर्डर पे। तो नेक्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का है, तो कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप यहाँ पे फिक्स करते हैं तो ये फिर वो रिलीज ऑर्डर टेक्स्ट का जो है वहाँ पे आपका पीओ में कॉपी होके आ जाएगा। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेटिंग्स है वो है डिफाइन टेक्स्ट टाइप फॉर आइटम टेक्स्ट। तो जैसे हमने हेडर टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वैसे ही हम यहाँ पे आइटम टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे मेंशन है। तो अगर आप यहाँ पे चाहे तो एक नया जो सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम सपोज सीक्वेंस नंबर 07 कर लेते हैं और यहाँ पे मीनिंग जो है उसको हम डाल देते हैं शिपिंग नोटिफिकेशन डाल देते हैं। यहाँ से बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नया जो एंट्री है वो बना लिया है, तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे सेटिंग है वो है डिफाइन कॉपिंग रूल फॉर आइटम टेक्स्ट। तो सेम यहाँ पे आइटम टेक्स्ट कहाँ से कॉपी होगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे आइटम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें
तो यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट के लिए परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आइटम टेक्स्ट है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का आपका सोर्स ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ से वो इन्फो रिकॉर्ड पीओ टेक्स्ट से कॉपी होके आएगा, और अगर आरएफक्यू कोटेशन से आएगा तो वहाँ से जो आइटम का टेक्स्ट होगा वो कॉपी होके आएगा, और अगर परचेज रिक्विजिशन से आएगा तो वहाँ पे भी उसका जो आइटम टेक्स्ट होगा वहाँ से कॉपी होके यहाँ पे हमारा जो परचेज ऑर्डर पे आ जाएगा। तो हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। तो नॉर्मली आपको इतना सेटिंग जो है वो करना पड़ेगा। आप परचेज ऑर्डर बनाने से पहले आपको इतनी सारी सेटिंग्स जो है उसको चेक करना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और अगर आप नया बना रहे हैं तो आपको ये सारे जो टेक्स्ट टाइप हैं या फिर टेक्स्ट लिंकेजेस हैं या फिर जो रूल्स हैं वो सारे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम परचेज ऑर्डर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम एक नया स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप या तो यहाँ से जो मेन्यू से यहाँ से जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, क्रिएट, वेंडर एंड सप्लाइंग प्लांट नोन। तो यहाँ पे अगर आपका वेंडर आपको पता है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, अगर आपका वेंडर पता नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हम वेंडर सप्लाइंग प्लांट नोन में क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है हेडर का, और दूसरा जो है वो है आइटम का। तो हम यहाँ पे तो यहाँ पे ये हमारा हेडर डेटा है और ये हमारा आइटम डेटा है। तो हम यहाँ पे आइटम डेटा पे हमारा जो RFQ नंबर है वो RFQ नंबर हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जब अपना जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है, तो एंटर करने पे हमारा जो आइटम्स है वो सारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो तो हमारे यहाँ पे आइटम और वेंडर सारे जो हैं यहाँ से कॉपी होके ऑटोमेटिकली आ गया है। और यहाँ पे हमको प्लांट के लिए पूछ रहा है तो हम जस्ट यहाँ पे प्लांट एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पीओ है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ये पहला वाला जो है ये हेडर का डेटा है, और यहाँ पे जो सेकेंड हाफ में यहाँ पे नीचे को आपको दिखाई दे रहा है ये आइटम का टैब है। तो हम पहले देख लेते हैं हेडर में हमको कौन से टैब जो है वो मिलते हैं, वो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर में आपको मिलता है डिलीवरी और इनवॉइस का टैब। तो यहाँ पे पेमेंट टर्म्स जो है वो कॉपी होके आया है, हमारा जो हमारा RFQ है वहाँ से हमारा कॉपी होके आया है। अगर आपका RFQ नहीं होगा तो फिर आपका वेंडर मास्टर में जो आपने पेमेंट टर्म्स दिया होगा वहाँ से कॉपी होके आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे हेडर में देखा था कि हमारा जो इनको टर्म्स है वो कहाँ से कॉपी होके आएगा, वो हमारा कॉपी होके आएगा हमारा जो वेंडर मास्टर में जो हमने इनको टर्म्स दिया था वो कॉपी होके हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे करेंसी जो है, करेंसी और एक्सचेंज जो भी चीज़ें हैं वो सारा जो है हमारा वेंडर मास्टर से कॉपी होके यहाँ पे आ रहा है। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है कंडीशन का टैब। तो कंडीशन में यहाँ पे जो प्राइस है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस प्राइस है और जो कैश डिस्काउंट है यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो आइटम के टैब में आइटम का जो कंडीशन टैब होगा वहाँ से हम अगर चाहें तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई भी सपोज सरचार्ज हो गया या फिर GST हो गया कुछ हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है टेक्स्ट का। तो यहाँ पे अगर आपका कोई टेक्स्ट आपने कहीं भी दिया होगा तो वो यहाँ से कॉपी होके आ जाएगा, जैसा हमने डिस्कस किया था जब हम हेडर टेक्स्ट देख रहे थे। तो वो उसके सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। अगर आपने कहीं पे भी हेडर टेक्स्ट मेंटेन करके रखा होगा तो वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एड्रेस का टैब।
तो यहाँ पे एड्रेस में अपना जो वेंडर का एड्रेस है वो कॉपी होके वेंडर मास्टर से हमारा RFQ में, और RFQ से यहाँ पे हमारा कॉपी होके आ गया है। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है कम्युनिकेशन का टैब। तो कम्युनिकेशन में यहाँ पे अगर आपका सेल्स पर्सन या फिर सेल्स पर्सन का टेलीफोन नंबर कुछ आपने मेंशन करके रखा होता अपने वेंडर मास्टर में, तो वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाता। नेक्स्ट जो है वो है पार्टनर का टैब। तो पार्टनर में यहाँ पे जैसे हमने पार्टनर फंक्शन अगर इसके साथ कुछ दिया होता तो वो पार्टनर फंक्शन यहाँ पे हमारा कॉपी होके आ जाता। तो नेक्स्ट जो है हमारा एडिशनल डेटा के लिए है। तो यहाँ पे हमारा जो कलेक्टिव नंबर है वो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको रहने देते हैं। एडिशनल डेटा में हमारा कोई ज़रूरी कोई भी फील्ड नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो है, यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली आपका जो RFQ है वहाँ से कॉपी होके परचेज ऑर्गेनाइजेशन और परचेज ग्रुप वहाँ से कॉपी होके आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी RFQ नहीं डाला होता तो आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है ये आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ता। लास्ट जो टैब है वो है स्टेटस का। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर का जो स्टेटस है वो दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिव है, अभी तक इसको सेंड नहीं किया गया है, डिलीवर नहीं हुआ है और इनवॉइस भी एंटर नहीं किया गया है। तो जैसे ही हम इसको सेंड कर देंगे ये हमारा सेंड दिखाएगा, और जैसे ही हमारा आइटम जो है वो डिलीवर हो जाएगा जब हम GR करेंगे तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपको डिलीवर्ड करके दिखाएगा, और जब आप इनवॉइस एंटर कर देंगे तो आपका इनवॉइस हो गया है करके आपको जो है स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा। तो ये है हमारा हेडर का जो डिटेल्स का हेडर का जो डिटेल्स है उसके सारे जो फील्ड्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है वो आइटम डिटेल का है। तो नेक्स्ट जो है वो है आइटम का टैब। तो आइटम टैब में हम चेक कर लेते हैं कौन से वाले टैब है आइटम डिटेल्स में। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको आइटम डिटेल्स को एक्सपैंड कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टैब है वो है मटेरियल डेटा का टैब। तो यहाँ पे मटेरियल ग्रुप जो है वो कॉपी होके आ रहा है हमारा मटेरियल मास्टर से। तो अगर हमारे यहाँ पे वेंडर मटेरियल नंबर हमने एंटर किया होता तो वो यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ से जो वेंडर मटेरियल नंबर है उसका जो कॉपी होने का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो है इन्फो रिकॉर्ड में। तो अगर हमने कोई इन्फो रिकॉर्ड बनाया होता तो वो इन्फो रिकॉर्ड से कोटेशन में, और कोटेशन से हमारे पीओ में कॉपी हो जाता। और पीओ के प्रिंट आउट में अगर वेंडर नंबर आपका मटेरियल के हिसाब से अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से वेंडर प्रिंट आउट भी आप इसको कर सकते हैं, ताकि वेंडर के लिए ईजी रहे वो मटेरियल आपको सप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है बैच के लिए। तो अगर आपका ये जो मटेरियल है ये बैच मैनेज होता तो ये ऑटोमेटिकली एक बैच यहाँ पे असाइन हो जाता। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो फील्ड है वो है इन्फो अपडेट का। तो यहाँ पे इन्फो अपडेट जो है सिलेक्ट होके आया है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो मटेरियल का जो प्राइस है यहाँ से जब हम पीओ को सेव करेंगे इस प्राइस के हिसाब से हमारा इन्फो अपडेट जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो सपोज हम यहाँ पे प्राइस जो है चेंज करके डाल रहे हैं, सपोज हम 8 रुपये या फिर 11 रुपये अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो वो इन्फो रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये पीओ सेव होते ही वो डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सारे फील्ड है जैसे कि वेंडर बैच हो गया, EAN UPC हो गया, ये सारे अगर आपने एंटर किया होता जो हमारा मटेरियल मास्टर से वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाता। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है क्वांटिटीज एंड वेट का टैब। तो यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी है और जो आपका यूनिट है वो सारा कॉपी होके आ रहा है कहाँ से, आपका मटेरियल मास्टर से। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर यूनिट चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एडिट मोड में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप पीओ का क्वांटिटी 100 यूनिट है और यहाँ पे स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो 100 में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं यूनिट का। जो यहाँ पे ऑर्डरिंग यूनिट है वो आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉक कीपिंग यूनिट मतलब हम जो यूनिट में इसको कंसिडर करेंगे वो हमारा यहाँ पे स्टॉक कीपिंग यूनिट के हिसाब से आ रहा है। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है डिलीवरी शेड्यूल का।
तो यहाँ पे अगर आपको 100 क्वांटिटी जो है वो अलग अलग डेट्स में अगर चाहिए तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी डेट जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, तो यहाँ पे हम अगर वार्निंग को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है वो 30 तारीख का जो है वो वर्किंग डेट नहीं है, तो रियलिस्टिक डिलीवरी डेट जो है वो 1 तारीख का दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 तारीख एंटर कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वार्निंग है वो हमको और नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे हमको और वार्निंग नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको शेड्यूल में आपका डिलीवरी चाहिए तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी डेट यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिलीवरी का टैब। तो डिलीवरी टैब में यहाँ पे आपका जो टॉलरेंस है वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है। तो जैसा हमने टॉलरेंस दिया था ओवर डिलीवरी और अंडर डिलीवरी का वेंडर मास्टर में, वहाँ से हमारा यहाँ पे कॉपी होके आ रहा है। और यहाँ पे हमारा जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो टाटा मोटर्स शिपिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कॉपी होके आ रहा है। और यहाँ पे जो रिमाइंडर्स है वो रिमाइंडर भी हमने जो वेंडर मास्टर में दिया था वहाँ से हमारा यहाँ पे कॉपी होके आ रहा है। और यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम जो है वो 10 डेज का वो भी कॉपी होके आ रहा है हमारे वेंडर मास्टर से। जीआर प्रोसेसिंग टाइम भी हमारा कॉपी होके आ रहा है। और हमारा जो ये स्टॉक आएगा ये हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए आएगा, यानी कि हमारा जब जीआर हम एंटर कर लेंगे वो डायरेक्टली यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए हो गया, हमारा जब स्टॉक आएगा तो पहले उसको चेक करना पड़ेगा, चेक करने के बाद जाके हम उसको अनरिस्ट्रिक्टेड में अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ में डाल सकते हैं ताकि वो यूज़ करने के लायक हो जाए। या तो फिर हम इसको ब्लॉक स्टॉक में भी डाल सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी आपका स्टॉक आता है आप उसको डायरेक्टली ब्लॉक स्टॉक में भी डाल सकते हैं। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से यहाँ पे कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे रिमेनिंग सेल्फ लाइफ जो है वो 3 करके आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेल्फ लाइफ है वो हमारा कॉपी होके आ रहा है मटेरियल मास्टर से, कॉपी होके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट जो है यहाँ पे चेक मोड पे है और यहाँ पे ग्रे मोड में है। तो हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो हमको इस मटेरियल के लिए जीआर करना कंपलसरी है। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है डिलीवरी कंप्लीटेड का। तो अगर हम यहाँ पे डिलीवरी कंप्लीट का इंडिकेटर जो है इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, हमको ये पीओ के लिए कोई भी और डिलीवरी बाकी है का कोई भी हमको मैसेज जो है वो नहीं देगा। तो जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे हमारा जो स्टेटस का टैब में वहाँ पे दिखा रहा था कि डिलीवरी नॉट येट डिलीवर्ड करके दिखा रहा था, तो वो वाला जो स्टेटस है वो हमको नहीं दिखाएगा, वहाँ पे डिलीवरी कंप्लीट करके दिखाएगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे लेटेस्ट जीआर डेट है। तो अगर हम यहाँ पे एक लेटेस्ट जीआर डेट हम डाल देते हैं, सपोज हमारा 1 तारीख को डिलीवरी आना है और हम जीआर डेट जो है वो 2 तारीख का या फिर 3 तारीख का अगर हम डाल देते हैं तो वहाँ पे हमने अगर 3 तारीख के बाद हमारा जीआर एंटर किया तो हमको सिस्टम जो है एक एरर हमको दिखाएगा कि आपका जो जीआर है उसका जो एंटर करने का लास्ट डेट था वो चला गया है। तो ये था डिलीवरी का टैब। नेक्स्ट जो है वो है इनवॉइसिंग का टैब। तो यहाँ पे इनवॉइसिंग के टैब में पहला जो फील्ड है वो है इनवॉइस रिसिप्ट का जो इंडिकेटर है वो सिलेक्ट होके आ रहा है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तभी हम इस मटेरियल के लिए इनवॉइस जो है एंटर कर सकते हैं। अगर हम इसको अनचेक करके छोड़ देते हैं तो ये जो सारा मटेरियल है जब हम जीआर करेंगे तो वो सारा जो मटेरियल है वो फ्री गुड्स में चला जाएगा। हम उसके लिए कोई भी इनवॉइस जो है एंटर नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है फील्ड वो है फाइनल इनवॉइस का। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सिस्टम में जो भी लास्ट इनवॉइस रिसिप्ट इस पीओ के लिए एंटर होगा उसी को हमारा सिस्टम जो है वो फाइनल इनवॉइस मान लेगा और इसको फर्दर आपको इनवॉइस के लिए नहीं पूछेगा कि आपको और इनवॉइस करना है। तो अगर हम नेक्स्ट इंडिकेटर जो है वो है जीआर बेस्ड इनवॉइस। तो अगर हम इस इंडिकेटर को सेट करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो इनवॉइस क्वांटिटी को मैच करेगा जीआर क्वांटिटी के साथ। और अगर हमारा इनवॉइस क्वांटिटी और जीआर क्वांटिटी में कोई भी वेरिएशन या फिर कोई भी मिसमैच होता है तो हमको सिस्टम क्या करेगा, एक एरर मैसेज हमको देगा। तो अगर हम ये जीआर बेस्ड आईवी जो है इसको अगर हमने सिलेक्ट किया होता वेंडर मास्टर पे या फिर इन्फो रिकॉर्ड पे अगर हमने सिलेक्ट किया होता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होके आता और फिर भी हम इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो है एडिट मोड पे आ रहा है तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे जीआर बेस्ड आईवी
चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है टैक्स कोड। तो टैक्स कोड जो है आपका कोटेशन या फिर इन्फो रिकॉर्ड या फिर आपका कंडीशन रिकॉर्ड से कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा, और फिर भी हम इसको यहाँ पे जो है एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिट मोड पे हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो हमने कोई टैक्स कोड नहीं दिया है, इसके वजह से हमारा यहाँ पे कोई टैक्स कोड नहीं आ रहा है। तो अगर आपने कोटेशन में या फिर इन्फो रिकॉर्ड पे या फिर कंडीशन रिकॉर्ड कोई अगर बना के टैक्स कोड डाला होता तो वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाता। हमने कोई भी टैक्स कोड वहाँ पे नहीं डाला है, तो हमारा यहाँ पे टैक्स कोड जो है उसके लिए ब्लैंक आ रहा है। और अगर हमारा यहाँ पे कॉपी होके कोटेशन से आ जाता तब भी हम इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है कंडीशन का। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है वो हमारा जो हमने वेंडर मास्टर और हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा ग्रुप जो हमने बनाया था उसके हिसाब से यहाँ पे जो है कंडीशन टाइप सारे कॉपी होके आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी कंडीशन टाइप अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो प्राइसिंग प्रोसीजर जब हम उस क्लास में जाएंगे प्राइसिंग प्रोसीजर में, तब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे आप एक प्राइसिंग प्रोसीजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइस हमारा कॉपी होके आता है या तो हमारे जो कोटेशंस बना होगा कोटेशन से या फिर हमारे इन्फो रिकॉर्ड से यहाँ पे कॉपी होके आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है टेक्स्ट का टैब। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे हेडर का टेक्स्ट टैब जैसे हेडर का टेक्स्ट होता है वैसे ही आइटम का जो है टेक्स्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट जो है वो डाला होगा तो वो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है RFQ से या फिर PR से या फिर इन्फो रिकॉर्ड से यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है डिलीवरी एड्रेस का। तो नेक्स्ट जो है वो है डिलीवरी एड्रेस का टैब। तो डिलीवरी एड्रेस टैब में यहाँ पे जो डिलीवरी एड्रेस है वो कॉपी होके आता है या तो RFQ से या फिर PR से, और यहाँ पे हम अगर चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टैब है वो है कंफर्मेशन का। तो हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन कंट्रोल जो है अगर हमने कुछ वेंडर मास्टर पे दिया होगा तो वो वेंडर मास्टर से कॉपी होके हमारा जो RFQ और कोटेशन वहाँ पे कॉपी होके जाएगा और वहाँ से हमारा ये PO स्क्रीन में कॉपी होके आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कंफर्मेशन कंट्रोल। तो अगर हम इसको कंफर्मेशन रिक्वायर्ड अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो जब भी हम ये PO प्रिंट आउट करेंगे वो PO प्रिंट आउट पे एक मैसेज लिख के आएगा कि हम इस ऑर्डर के लिए एक कंफर्मेशन चाहते हैं। तो जब भी ये PO जाके रिसीव होगा हमारे वेंडर के पास, वेंडर हमको एक जो हमको एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट जो है वो हमको प्रोवाइड करेगा कि हमको जो है वो ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो लास्ट जो टैब है वो है कंडीशन कंट्रोल। यहाँ पे कंडीशंस जो है प्रिंट प्राइस दिया हुआ है, तो हमारा जो प्राइस है ये प्राइस प्रिंट आउट होके आएगा। तो ये बेसिकली था कि हम परचेज ऑर्डर कैसे बना सकते हैं। अभी सपोज हम क्या करते हैं, ये जो हमारा PO है इसको हमको प्रिंट आउट करके वेंडर के पास भेजना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो T कोड है वो है ME9F। तो हम यहाँ पे ME9F सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सेम हमने आउटपुट मैसेज किया था बाकी सारे जो RFQ और हमारा जो कोटेशन के टाइम RFQ और रिजेक्शन लेटर के टाइम पे जो हमने जैसे आउटपुट मैसेज किया था वैसे ही हम यहाँ पे आउटपुट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो रहा है करके बता रहा है। तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे अभी एक राइट का टिक आ रहा है। तो हमारा ये जो PO है ये प्रिंट आउट हो गया है। तो यहाँ पे आपने जो वाला मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा होगा
वही वाला मीडियम से यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। जैसे हमारा ये NEU जो मीडियम है वो हमने सिलेक्ट करके रखा है प्रिंट आउटपुट के लिए, तो हमारा ये प्रिंट आउटपुट निकलेगा। तो अगर आपका कोई EDI या फिर दूसरा कोई सिस्टम आपने सेव करके रखा होगा PO आउटपुट के लिए, तो वो आउटपुट में जो भी आपने सेव करके रखा होगा वही यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। तो जब भी आप आउटपुट मैसेज पे क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके, तब वही वाला मेथड जो है वो ट्रिगर करके हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे पीओ में जैसे कि हमने बाकी सारा पीआर का रिपोर्ट देखा था, वैसे ही हमको पीओ के लिए अगर हमको कोई रिपोर्ट चाहिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए कौन से टी कोड्स हैं। तो अगर आपको पीओ में कोई भी रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए जो टी कोड है, पहला जो टी कोड है वो है ME2L। तो ME2L जो है वो आपको ओपन पीओ बता देगा। ओपन पीओ के रिपोर्ट अगर आपको निकालना है तो आप ओपन पीओ का रिपोर्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेंडर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो वेंडर के रेफरेंस में जितना ओपन पीओ है वो आप ME2L पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ME2M। तो यहाँ पे आप मटेरियल के रेफरेंस से, तो यहाँ पे आप मटेरियल के रेफरेंस से जो भी आपका ओपन ऑर्डर होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टी कोड है वो है ME2C। तो यहाँ पे आप मटेरियल ग्रुप के रेफरेंस में जो भी आपका ओपन ऑर्डर होगा वो आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये था डिटेल्स ऑन हाउ टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर का सारा जो डिटेल्स था वो हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप ज़रूर ही पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।